तो हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्टार्ट साइंस क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले कक्षा 10 का फिजिक्स एनसीईआरटी नोट्स, जिसमें हमारा चैप्टर का नाम है सिर्फ ऊर्जा के स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहली बात है कि दुनिया में जिस वस्तु से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। और आपका है क्या ऊर्जा, एक और बात आप देखेंगे कि ऊर्जा का अनंत काल तक स्रोत कौन सा है? सूर्य है। कौन है? सूर्य। और वास्तविक स्रोत भी, जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत भी कौन है? तो आप याद रखना, सूर्य है। अब सबसे पहले बात है सूर्य की बात करते हैं। सूर्य से विटामिन डी मिलती है। हाइड्रोजन इसमें 80 से 85% पाया जाता है। हीलियम आपका 20 से 15% पाया जाता है। और इसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। फिर तारों का जन्म किस अभिक्रिया से होता है? तो नाभिकीय संलयन से होता है। संलयन अभिक्रिया हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। और हाइड्रोजन बम जो है परमाणु बम से 1000 गुना खतरनाक होती है। परमाणु बम का विखंडन जो है विखंडन क्रिया का काम करता है। अमेरिका ने परमाणु बम को सबसे पहले बनाया और इसने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर छोड़ा था। ऊर्जा को हम लोग ई से या ई से सूचित किया जाता है। इसका ऐसा मात्रक जूल होता है और इसका स्रोत है हवा, पानी, इंजन इत्यादि। और ऊर्जा का जो सीजीएस मात्रक है आप याद रखें कैलोरी भी होता है। क्या होता है? कैलोरी। अन्य मात्रक किलोवाट घंटा भी होते हैं। अन्य मात्रक क्या होते हैं? किलोवाट घंटा भी होते हैं। ऊर्जा का उत्तम स्रोत कौन सा होता है और क्यों? तो ऊर्जा का उत्तम स्रोत जो है सूर्य हवा होता है। सूर्य हवा होता है क्योंकि ये इससे प्राप्त करने में कम खर्च आती है और ये आसानी से प्राप्त होता है। नाभिकीय संलयन की बात करें तो जिस अभिक्रिया के द्वारा छोटे छोटे नाभिक मिलने के बाद एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे H11 और H12 मिल जाता है तो हीलियम आपका और न्यूट्रॉन का निर्माण करता है। यह अभिक्रिया आइंस्टीन के सिद्धांत पे संपर्क में होती है। आइंस्टीन के सिद्धांत के द्वारा संपन्न होती है। और ई आइंस्टीन का सिद्धांत क्या है? इक्वल टू mc², जहाँ c क्या है? प्रकाश की चाल, ई क्या है? एनर्जी, और m क्या है? तो मास। इस सिद्धांत के आधार पर परमाणु हाइड्रोजन बम को बनाया जाता है। ठीक है। और ये नाभिकीय संलयन सूर्य और तारों में होती है। अब जैसे देख लो, अब है क्या, यहाँ पर गैस की बात करें तो हाइड्रोजन गैस की मात्रा हो गया, हीलियम गैस की मात्रा हो गया। तापमान कितना? लगभग 1300 डिग्री सेल्सियस। और इसके आसपास का जो तापमान होता है वो कितना है? 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस या 5500 डिग्री सेल्सियस तापमान होते हैं। अब यार नाभिकीय विखंडन की बात करें तो बड़े नाभिकों के टूटने से सरल नाभिक का निर्माण होता है तो उसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन। और याद रखना दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम क्षार का उपयोग नियंत्रक क्षार के रूप में करते हैं। कैडमियम क्षार का उपयोग नियंत्रक क्षार के रूप में करते हैं। नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर परमाणु बम बनाते हैं। परमाणु बम को सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वार के समय यूएसए ने जापान पर गिराया था। और ये इस पे जो प्रेसिडेंट कौन थे यूएसए के? तो हैरी ट्रम्प थे। कौन थे? हैरी ट्रम्प। एक पहली बार हिरोशिमा पर गिराया 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त कब दोस्तों? 1945 को। और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराए। अब सोलर सेल की बात करते हैं। तो सोलर सौर एक प्रकार का प्रकाशीय उपकरण है और यह प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। मतलब डायरेक्टली बोल सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सोलर सेल में प्लेट जो लगे होते हैं वो अर्धचालक जो है सिलिकॉन का बना होता है। लेकिन जो उसका तत्व होता है वो किसका बना होता है? तो आप याद रखना कि सोलर पैनल का या सोलर का जो तत्व है वो चांदी की बनी होती है। किसकी बनी होती है? चांदी की, Ag की बनी होती है। अब है सोलर कुकर। तो हमारे अवतल दर्पण के प्लेट लगा होता है और इसमें आपका है ये प्रकाश को सिकुड़ कर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है और इसे पकवान इत्यादि बनाए जाते हैं। अब है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के जो है स्रोत है वो दो है, एक नवीकरणीय और एक है अनवीकरणीय स्रोत। एक नवीकरणीय है और एक क्या है? अनवीकरणीय है। तो जिसमें ऊर्जा के स्रोत क्या होता है? खत्म नहीं हो सकता है, इसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। जैसे कि जल विद्युत ऊर्जा, प्रकाश, सौर ऊर्जा, ठीक है, भाप गैस इत्यादि। अनवीकरणीय ऊर्जा तो वैसी ऊर्जा जिसके स्रोत को खत्म हो सकता है, उसे आप दोबारा जल्दी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो वैसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहा जाएगा। और ये ऊर्जा के स्रोत दूसरी तरफ से एक परंपरागत भी होते हैं, गैर परंपरागत होते हैं। परंपरागत ऊर्जा का स्रोत मतलब जो ऊर्जा के भूपट्टी के अंदर पाया जाता है उसे हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोयला इत्यादि। गैर परंपरागत की बात करें तो जिस ऊर्जा का भूपट्टी के बाहर पाया जाता है उसे हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं, जैसे विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, बायोमास इत्यादि। पवन चक्की की चाल जो है टरबाइन को चलाने के लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। और पवनों का देश किसे कहते हैं? डेनमार्क को। आप ये रखना, पवनों का देश किसे कहते हैं? तो डेनमार्क को कहा जाता है। पवनों का देश किसे कहते हैं? डेनमार्क को कहते हैं। आप ये भी बहुत ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट है। जीवाश्म ईंधन की बात करते हैं। भूपट्टी के अंदर लाखों वर्ष आपका है क्या पहले जीवाश्मों को जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
तो आप याद रखना कि मतलब जीवाश्म ईंधन मतलब जीवों के अवशेष से जो ईंधन प्राप्त होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। वो पट्टी के अंदर जीवों के अवशेष से जो ईंधन प्राप्त होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, चारकोल, गैसोलीन इत्यादि। ठीक है, ये पेट्रोलियम एक मतलब बड़ा चीज़ हो गया, इसी के अंदर डीजल आएगा, केरोसिन आएगा, पेट्रोल आएगा, गैसोलीन आएगा। ठीक है, CNG मतलब अनेकों प्रकार की गैस आएगी, प्राकृतिक गैस है। ईंधन की बात करें, जो पदार्थ जलकर उस पर प्रकाश देता है उसे ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला, लकड़ी इत्यादि। पवन की बात है, पवनों का देश किसे कहते हैं? डेनमार्क कहते हैं। 1 मेगावाट जनित उत्पन्न करने के लिए 2 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता होती है, और 1 हेक्टेयर बराबर याद रखना 79.38 कट्ठा होता है। यानी कि आप बोल सकते हो कि 1 हेक्टेयर बराबर 4 बीघा होता है। लगभग कितना होता है? 4 बीघा, लगभग 4 बीघा। अब है आपका जल विद्युत संयंत्र। दोस्तों जल विद्युत संयंत्र में होता क्या है? सबसे पहले हम लोग जल को इकट्ठा करते हैं, बांध बना जाता है, और फिर बांध के पानी को टरबाइन पर गिराते हैं, जिससे टरबाइन घूर्णन करता है, और टरबाइन जो है जनरेटर के द्वारा जुड़ा रहता है, और ये जनरेटर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। जिस संयंत्र से जल को विद्युत उत्पादन किया जाता है उसे हम लोग जल विद्युत संयंत्र कहते हैं। जैसे गंगा नदी पर कौन सा बांध बना? टिहरी बांध बनाकर हम लोग क्या करते हैं? जल विद्युत संयंत्र को उत्पन्न किया जाता है। फिर नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है, इसके द्वारा भी हम लोग जल विद्युत आपूर्ति करते हैं। बड़े बांध से जब पानी निकलती है तो कृषि क्षेत्र में आवास डूब जाते हैं और पेड़ पौधे सड़ जाते हैं। ऐसे में मीथेन गैस ज़्यादा निकलती है, ये इसकी जो है हानियाँ हो गई जल विद्युत संयंत्र की। गोबर गैस संयंत्र, यह उत्तम ईंधन होता है। इसमें मीथेन गैस 75% निकलता है, और इसमें टंकी में हम लोग क्या करते हैं? गोबर और पानी को मिलाते हैं, जिसको हम लोग स्लरी कहते हैं। इसकी क्षमता क्या होती है? बहुत ही उच्च होती है, और इसमें हम लोग खाना पकाना बहुत ही आसान होता है। आप इसमें खाना पकाना बहुत आसान होता है। और इसके जो अपशिष्ट होते हैं उनका अपशिष्ट को हम लोग क्या करते हैं? अनेकों प्रकार के मतलब खाद बीज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिससे खेतों में फसल क्या होती है? अच्छी होती है। अब है सौर सेल, यह एक प्रकार का युक्ति है या प्रकाशीय युक्ति है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखो दोस्तों, सौर सेल का जो अर्धचालक है वो सिलिकॉन का बना होता है। 2 या 2 से अधिक आपका सेलों मिलाते हैं तो पैनल बन जाता है। इसका धातु किसका? तो सिल्वर का होता है। सौर सेल अवतल दर्पण का उपयोग किया है, क्योंकि ये और सिल्वर प्रकाश को सिकुड़ता है और ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जैसे सौर से सूर्य पकड़ेगी तो ये क्या करेगा? अवशोषित करेगा, फिर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। सौर सेल की अगर वोल्टेज की बात करें तो 0.5 वोल्ट से 1 वोल्टेज देता है, और ये आपका 0.7 वाट की शक्ति को उत्पन्न करता है। अब है क्या, इसका उपयोग जो है ट्रैफिक सिग्नल, कृत्रिम उपग्रहों इत्यादि में किया जाता है। और दोस्तों समुद्रों से प्राप्त आपका है ऊर्जा का स्रोत। सबसे पहले ज्वारीय ऊर्जा, तो गुरुत्वीय खिंचाव के कारण जल का स्तर ऊपर चढ़ता है, नीचे गिरता है, इसे हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। अब समुद्र के पानी को जब घेरने के बांध बनाया जाता है और फिर से पानी के टरबाइन पर गिराते हैं, तो टरबाइन जो है आपका घूर्णन करती है और फिर ज्वारीय ऊर्जा वितरण में बदलती है। तो आप याद रखें कि जो यहाँ पर आप एक लाइन में रखें, ज्वारीय उत्पन्न के दौरान हम लोग क्या कर रहे हैं? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। तरंग ऊर्जा, समुद्रों के निकट पवनें प्रवाहित होती है, इसे तरंग ऊर्जा कहते हैं, और ये तरंग ऊर्जा टरबाइन पर जब गिराया जाता है तो टरबाइन घूमता है और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। महासागरीय ऊर्जा, सबसे पहली बात है क्या कि देखो भाई साहब, ये हो गया मान लो पानी, समुद्र हो गया, समुद्री इलाका। समुद्र के जो ऊपर का इलाका होगा, अपर इलाका होगा, वो होगा पानी कैसा? गर्म होगा, ठीक है, हॉट वाटर। और जो नीचे का होगा वो पानी क्या होगा? ठंडा। यानी कि ताप में क्या पाएगा? अंतर। और ताप में अंतर जो है ये लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है। तो एक ओटेक नाम की डिवाइस जो है वो काम करती है, ठीक है। ओटेक नाम की डिवाइस क्या होती है? काम करती है, और ये आपका विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो है क्या, विद्युत संयंत्र जो वर्क जो है 2 किलोमीटर गहराई में इसका ताप का अंतर कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तब जाकर ओटेक काम करता है। ओटेक का फुल फॉर्म क्या है? तो ओशियन क्या है? ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन प्लांट। अब है दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम, पोलेनियम इत्यादि से प्राप्त होता है। किसे प्राप्त होता है? पोलेनियम, पोलेनियम के न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है तो हमें नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होता है, या छोटे हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है। नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय संयंत्र से मिलती है। नाभिकीय संयंत्र में भारत में क्षमता 3% से भी कम है, और औद्योगिक देशों में जो विदेशी देश हैं उसमें 30% से भी अधिक है। कुछ नाभिकीय संयंत्र इंपॉर्टेंट है, जैसे तारापुर नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। राणा प्रताप नाभिकीय संयंत्र कहाँ है? राजस्थान। कलकप्पा क्या है? तो तमिलनाडु। नरोड़ा कहाँ है? ओपी, योगी जी के राज्य में। काकरा पार जो है क्या है? तो गुजरात में है। कैंगा कहाँ है? तो कर्नाटक में है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने ये वीडियो को देखा और वीडियो के बहुत अच्छी लगी होगी, और इसी साथ आपको दोस्तों चैप्टर का आप ऑब्जेक्टिव भी लगा लीजिए किसी गाइड से, ताकि आपको बहुत ज़्यादा ये कॉन्फिडेंस आ जाए।
तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये 10 मिनट वीडियो में आपका जो ये फेयर जो है पूरी फिजिक्स इसी के साथ जो है समाप्त होती है। अब इसके अलावा आपका काम क्या है, मैंने आपको बहुत सारे VVI क्वेश्चनों का प्लेलिस्ट मतलब आपका वीडियो डाला है, उससे आप क्लास 10 का फिजिक्स का जितना भी वीडियो इंपॉर्टेंट होगा ऑब्जेक्टिव करके उसे आप देख लेते हैं। तो यकीन मानिए फिजिक्स में आपकी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना स्टेटस भी ज़रूर लगाइए।